स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एडुटेक आपके अपने चैनल पर। बच्चों, ये है क्लास 11 सीबीएसई आईएसटी और स्टेट बोर्ड की क्लास, जिसमें कि आज आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी की बुक में, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है एटॉमिक मॉडल्स, ये आपको आज बेटा पढ़ाया जाने वाला है। पिछली क्लास में हमने आपको डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक जो है टॉपिक बिल्कुल क्लियरली पढ़ा दिया था। ठीक है, आज की इस क्लास में बच्चों आपको पढ़ना है एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो जल्दी से जो है, ठीक है, आपने जो है अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और लेक्चर अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। साथ साथ में जो है कहीं ना कहीं आपको नोट्स जो है अब प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि ऐप से आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मिलते रहेंगे, साथ साथ में नोट्स और उसके साथ साथ में टेस्ट। कहीं ना कहीं टेस्ट जो है में जब आप ये रहेंगे ऑनलाइन टेस्ट में, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चलाएगा बेटा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि टेस्ट में अपीयर होना। वैसे भी अब ज्यादातर जो है स्कूल्स वगैरह में समर वेकेशन हो चुके होंगे, तो आपके पास इनफ टाइम है। थोड़ा सा मैंने टाइमिंग इसीलिए थोड़ा सा चेंज किया है, शाम की बजाय दोपहर में क्लासेस वगैरह रखी, ताकि आप यूटिलाइज कर लो टाइम को बहुत अच्छे से। इस टाइम में आप कहीं जाते तो हो नहीं, और कई बार जो है ऑफलाइन क्लास वगैरह आप करते हो तो इवनिंग में आप निकल जाते हो, और इवनिंग में आने के बाद, लेट इवनिंग में आने के बाद आप थके हुए होते हो, तो आप कहीं ना कहीं क्लास उतना एनर्जेटिकली कर नहीं पाते हो ज्वाइन, जितना कि आप अच्छे तरीके से अभी कर सकते हैं। अभी आप एकदम जो है फ्रेश माइंड घर में बैठे होंगे, धूप में कहाँ जाएंगे आप, निकलेंगे। तो बिल्कुल जो है आराम से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो ये क्लासेस इसीलिए दोपहर में हमने बेटा शेड्यूल की हुई है, ताकि थोड़ा सा जो है मॉर्निंग टाइम में इसीलिए शेड्यूल ही जनरली कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं उधर तो बहुत लेट नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं क्या, ताकि आप जब भी कहीं ऑफलाइन क्लास वगैरह करके आते हो तो अमूमन आप 7:30-8 बजे तक घर पे रिटर्न होते हैं इवनिंग के समय में, क्योंकि आजकल दिन बड़े हो रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं सारी चीजों को देखते हुए इस चैनल पे जो है क्लासेस आपके लिए जो रखता हूँ, ताकि आपको भी जो है प्रॉब्लम ना हो। और रिकॉर्डेड लेक्चर तो रहते ही, आप कभी ना कभी देख जरूर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है एलिमेंट एडुटेक चैनल पर दी जाती है क्लासेस 11th के लिए, 12th के लिए। 12th और 11th में सीबीएसई आईसीएसई, सीबीएसई आईएससी और स्टेट बोर्ड कोई भी हो, सभी के लिए जो कॉम्पिटेंट क्लासेस रहती है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक बोर्ड को जो है ये फोकस्ड है। लेकिन फिलहाल ये है कि एनसीईआरटी हम पूरा कवर करते हैं, इसके बाद फाउंडेशन लेवल तक की भी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं बेटा। तो पिछली क्लास जो है हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक की कंप्लीट हो चुकी है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की। एटॉमिक मॉडल किसको कहते हैं, आखिरकार ये होती क्या चीज है, पहले इसको समझेंगे, फिर एक एक करके एटॉमिक मॉडल्स जो भी होते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जो है एटॉमिक मॉडल ही पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं बच्चा एटॉमिक मॉडल्स की। ठीक है, क्लियर है? देखिए ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मॉडल किसको कहते हैं बच्चा लोग, ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एटॉमिक मॉडल होता क्या है? ठीक है, एटॉमिक मॉडल दरअसल ठीक एक हाइपोथेसिस होती है, गिवन बाय एनी साइंटिस्ट। कोई भी साइंटिस्ट जो है, जो वर्क करता है एटम आखिरकार कैसा होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर एटम का कैसा होता है, उसके बारे में जब वो हाइपोथेसिस कोई देता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, या जो भी किस तरीके से जो भी नॉलेज उसके पास होती है, उसके आधार पर जो वो अपनी एक हाइपोथेसिस देता है, एक जो अपनी परिकल्पना देता है कि हाँ यार ऐसा एटम होता है, उसी को एटॉमिक मॉडल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मॉडल आपसे कहा जाता है स्कूल्स में कि चलिए इस चीज का मॉडल लेके आइए, तो एटम का जो मॉडल है ये आखिरकार ऐसा एटम होता है। यही खास बात जो है, ठीक, आपको यहां पर पढ़नी है कि एटम इंटरनली होता कैसे है। पहली बात तो ये इससे पहले क्लियर हो गई कि भाई एटम आखिरकार है क्या, और एटम अगर है क्या, वो किन चीजों से मिलकर बना है, तो ये तो पता चल गया कि मिलकर बना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियर मतलब जो है एटम के अंदर कहाँ है, कैसे हैं, किस तरीके से अरेंज है, क्या कुछ ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्या कुछ इनका इफेक्ट होता है एटम की प्रॉपर्टीज पर, ये सारी चीजें ही एटॉमिक मॉडल को जो है ठीक समराइज करती हुई ठीक आपको पढ़नी है। क्लियर है? तो समझिएगा यहां पर बात ध्यान से, एटॉमिक मॉडल होता क्या है, द, ठीक है, हाइपोथेसिस, द हाइपोथेसिस गिवन बाय, ठीक है, साइंटिस्ट, ठीक है, टाइम टू टाइम, in order to explain the internal structure of an atom
और अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इसी को एटॉमिक मॉडल बेटा कहा जाता है। क्लियर है? आई थिंक बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब जो एटॉमिक मॉडल होते हैं, इसमें सबसे पहले जो अर्लीस्ट एटॉमिक मॉडल हैं, उसमें जो जे थॉमसन है, ठीक है, जे थॉमसन ने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल यहां पर दिया। तो जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, आप जानते ही हो, और उसको स्टोनी ने नाम इलेक्ट्रॉन का दिया। लेकिन जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो थोड़ा सा एनटीए को जो है फॉलो तो एनसीईआरटी ही करना है, तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों में जो डिस्कवरर वगैरह है, नेम किसने दिया, ये थोड़ा सा आप एनसीईआरटी की जब रीडिंग लाइए तो अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। और जो हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं फॉरेन की बुक्स वगैरह से, तो वो कहीं ना कहीं जो हम जानते हैं, जो जानकारी हमें है, उसके मुताबिक ही हम कहीं ना कहीं बात करते हैं कि स्टोनी ने इसको मतलब जो है नेम दिया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जे थॉमसन ने डिस्कवर जरूर किया, कैथोड रेस की डिस्कवरी विलियम क्रुक्स ने की, उसको स्टडी जे थॉमसन ने किया। लेकिन जे थॉमसन ने उसको पहले अंबर नाम दिया था, और इलेक्ट्रॉन जो है उसको स्टोनी ने कहा। ठीक है, स्टोनी ने उसके लिए इलेक्ट्रॉन टर्म का, यही शब्द का प्रयोग किया। तो ये जो है बहुत सारे डिबेट्स होते हैं इन सब चीजों पे, इन पे बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि एनटीए जो मानता है, ठीक है, फाइनल आंसर की बनाता है जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो एनसीईआरटी जो लिख रही है आपको उसको आंसर को, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चंस पे उसी पे आपको जाना है। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं बेटा कि जो जे थॉमसन है, ठीक है, इनका जो एटॉमिक मॉडल है, इनके एटॉमिक मॉडल को कहते क्या है पहले तो समझ लीजिए। इनके एटॉमिक मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इनको रेजिन पुडिंग भी कहते हैं। ठीक है, रेजिन 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 सॉरी, ठीक है, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं बेटा। और इसके अलावा इसे हम जो है, ठीक है, इसे हम लोग वाटरमेलन, ठीक है, मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग या फिर, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे अगर तो फिर ये इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तीन तरीके के इसके नाम है। इसके अलावा अगर कहें तो ये जो है सोलर सिस्टम मॉडल भी है। सॉरी 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 सॉरी, सोलर सिस्टम मॉडल इसे नहीं कहेंगे, सोलर सिस्टम मॉडल तो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल है। तो ये तीन नाम है इसके लिए जे थॉमसन के मॉडल के बेटा। तो जे थॉमसन का जो मॉडल है ये किस चीज पर बेस्ड है, ये बात कर लेते हैं। पहले बात ध्यान समझिएगा, जो जे थॉमसन का मॉडल है, तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है पहले आपको बता दें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है पहले आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो एटम है, ठीक है, इज कंसिस्टिंग ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज इन्होंने कहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक खास बात इन्होंने कहा कि जो मॉस है पूरे एटम का वो भी ठीक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब ये क्या है, ऐसा नहीं कि किसी एक हिस्से में एटम के मॉस जो है कंसंट्रेटेड है, यानी जो न्यूक्लियस वाली बात है वो इससे अनभिज्ञ थे, उस बात को ये जानते नहीं थे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि थॉमसन कैसा सोचते थे कि एटम कैसा होता है। तो एटम को बिल्कुल एकदम डेंस समझते थे कि एटम एकदम डेंस होता है, उसके अंदर कोई खोखलापन कहीं नहीं होता है। ये वो सोचते ही नहीं थे कि अंदर से कहीं हॉलो भी होता होगा या कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि रदरफोर्ड के मॉडल में तो कहा जाएगा कि न्यूक्लियस जो होता है वही डेंस होता है, एकदम सेंटर में बहुत छोटा होता है, और बाकी ऑलमोस्ट पूरा पार्ट जो है खोखला जैसा है। तो वो चीज जो है इनके दिमाग में ही नहीं थे। इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, और साथ साथ में जो है इसके अंदर में जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं 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 पर जो है बिखरा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन दोनों कांटेक्ट में डायरेक्ट रहते हैं, और मॉस जो है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बात ध्यान रखना। पहली बात, एटम इज कंसिस्टिंग ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, तो इसको अंडरलाइन करेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, खास बात ये याद रखनी है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये याद रखना है कि जो एटम है इसमें जो मॉस है टोटल वो लोकलाइज नहीं है। मॉस इज नॉट लोकलाइज, मॉस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो याद रखना है कि जो मॉस ऑफ एन एटम है, mass of an atom is uniformly distributed. ठीक, it is not
लोकेलाइज्ड। ये लोकेलाइज नहीं है, मॉस कहीं एक जगह पे नहीं है, ये पूरा बराबर हर जगह पे बराबर फैला हुआ है, ऐसा इन्होंने जो है परिकल्पना की। इसके अलावा इन्होंने कहा कि द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, आर एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब धसे हुए हैं, इन यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उस पॉजिटिव चार्ज जो यूनिफॉर्म है उसमें धसे हुए हैं, लाइक द सीड ऑफ वाटरमेलन। तो इन्होंने कहा कि जैसे वाटरमेलन के अंदर एक सक्यूलेंट पार्ट होता है, यानी गूदेदार पार्ट होता है, खाया जाने वाला लाल रंग का, उसको पॉजिटिव चार्ज से तुलना कर दिया, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से उसको तुलना कर दिया उसके बीजों से, जो कि बीज उसके अंदर होते हैं, ठीक है, उससे उसने तुलना कर दिया। या अगर जो है यहाँ पर अगर पुडिंग की बात करें तो रेजिन, जिस तरीके से पुडिंग के अंदर रेजिन जगह जगह पर होती है, और पुडिंग का जो मटेरियल होता है जो उसका मेन है वो हर जगह पर जैसे रहता है जैसे, तो उसी से उसने उसकी तुलना कर दी। और ये देखा जाए तो कुल मिलाकर के इनका जो मॉडल है वो पूरी तरीके से, ठीक है, यूनिफॉर्मली जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड था पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी जो है चूक शायद की होगी, और वो चूक ये थी कि कहीं ना कहीं इन्होंने ये बात पे जो है जरा भी ध्यान नहीं दिया होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगर पूरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड एक साथ रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, अगर उसकी हम बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे चार्ज तो बराबर है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है, नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। ये बुक्स में ये बात नहीं है, लेकिन आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ठीक, उसकी वैल्यू भी बराबर है, नेगेटिव चार्ज की भी वैल्यू बराबर है। तो याद, और ये बात आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर संख्या में होते हैं। तो ये बात इन्होंने ध्यान नहीं दी होगी कि बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो जगह जगह पर, ठीक, धसे हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सोच करके कि जो जो एक एटम है उसका 50% पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई करना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज को 50% पार्ट ऑक्यूपाई करना चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ऐसा होना चाहिए था, ऐसा तो लॉजिक लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा लॉजिक कुछ लगाया नहीं। उन्होंने बात बोल दिया कि ये यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रॉन नॉन यूनिफॉर्म कर दिया। इसका मतलब उनको कहीं कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा जो है शायद नहीं पता होगा कि प्रोटॉन पे मतलब जो है चार्ज जो है वो क्या कुछ है, क्योंकि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी ही होती है वो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस की डिस्कवरी, और उसके बाद में जो है रदरफोर्ड जब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराते हैं बेरिलियम पर, तब उसकी डिस्कवरी होती है। तो इनको ये बात तो पता थी रदर थॉमसन को कि एटम न्यूट्रल होता है, तो इन्होंने ये कहा भी कि एटम इज न्यूट्रलाइज्ड, ये नहीं कहा कि एटम चार्ज होता है, इसीलिए इन्होंने पॉजिटिव चार्ज पे जोर दिया। इन्होंने कहा कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज भी इसके अंदर होता है, ठीक है। तो शायद जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट थे सभी, नोबेल प्राइज भी आपको मिला, फिजिक्स की फील्ड में दिया गया आपको नोबेल प्राइज मिला था। तो ऐसा नहीं है कि इनकी जो है थॉट प्रोसेस गलत थी, बहुत सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ जो है टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज नहीं कर पाए होंगे या जो भी हो, तो उस वजह से थॉमसन ये नहीं समझ पाए थे कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो लोकेलाइज होता है और सेंट्रली लोकेटेड होता है, डेंस होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये बात वो नहीं जानते थे, ठीक है। तो ये थॉमसन का सबसे बड़ा जो है, ठीक, सैलिएंट फीचर्स है मॉडल के, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसके अलावा थॉमसन के मॉडल का अगर हम एक फिगर देना चाहें, थॉमसन के मॉडल का अगर एक पिक्चर देना चाहें तो उसका जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि जस्ट लाइक दिस वन, जो है एक वाटरमेलन का जो है मॉडल बना रहे हैं हम आपके सामने, ठीक है। इसको लगभग लगभग वैसा ही हम जो है, ठीक, सारी चीजें आपको करके दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही करके जैसा कि उन्होंने कुछ सजेस्ट किया होगा। इन्होंने ऐसे ही बोला बेटा कि जो ये रेड कलर का पार्ट है ये वाटरमेलन के अंदर जैसे होता है वो हर जगह पे इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं कहीं पर क्या है, ठीक, इसके अंदर धसे हुए रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और ये वाटरमेलन का उन्होंने जो है जब मॉडल दिया, ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये आजकल तो वाटरमेलन का सीजन है, आप देखो मार्केट में जाकर के वाटरमेलन देखो, काटिए तो ऐसे ही दिखता है ना, सुंदर ड्राइंग है। यस, इसको अगर चाहो तो आप इधर ग्रीन कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आज ड्राइंग करने का भी मन है, करते हैं थोड़ा सा, फिर हम रदरफोर्ड के मॉडल की भी बात कर लेंगे।
इस तरीके का, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभार आपने देखा होगा ऐसा भी होता है, ठीक है। दो तीन तरीके के आते हैं, उसी में एक समझ लीजिएगा। यस, यस, ये हो गया वाटरमेलन का बाहर का साइड हो गया। वाटरमेलन का जो मॉडल था उन्होंने उसमें क्या किया, उन्होंने बस यहीं पर ये चीजें बताई कि इसमें जो है, जो जैसे सीड है वो जगह जगह पर इसके अंदर इस तरीके से ठीक किए होते हैं। तो इन्होंने कह दिया कि ये जो सीड है इसको इलेक्ट्रॉन से उसकी तुलना कर दी। ये जो सीड है, इन सीड को कंपेयर इलेक्ट्रॉन से कर दिया, और जो रेड कलर का पार्ट है इसको पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर कर दिया, और इनको जो है इलेक्ट्रॉन मान लिया, ठीक है। तो ये वाटरमेलन मॉडल था इनका, ठीक, रदरफोर्ड जे थॉमसन का। तो जे थॉमसन का जो वाटरमेलन मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल बेसिकली गलती कहां पर कर गया, ये मॉडल ये फेल कहां पर होता है। इसके फेल्योर का जो कारण है, जो इसके फेल्योर का कारण है वो ये है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर रहेगा तो फिर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, पहली बात, और ठीक कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मॉडल की आखिर ये अगर ऐसा एटम होता है तो फिर एटम स्टेबल क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को डिस्चार्ज कर देंगे और एटम को नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ सही मामले में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, तो ये मॉडल गलत सिद्ध हुआ। ये बहुत ध्यान समझिएगा बात को। रदरफोर्ड का मॉडल जब आया उससे पहले रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी होते ही थॉमसन का मॉडल जो है वो फेल होता है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को भेजा इसकी तरफ, ठीक, किसी भी मतलब जो है एटम की तरफ, और देखा कि अगर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज हर जगह पर एक जैसा होता है और मॉस भी हर जगह पर एक जैसा होता है, तो फिर अल्फा पार्टिकल को जो है एक जैसा बिहेवियर शो करना चाहिए था, ठीक। लेकिन आप जानते हो कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक, कुछ बड़े एंगल से कुछ छोटे एंगल से। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बुना मुड़े सीधे निकल गए। इसका मतलब था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहां डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो छोटे से पार्ट से हो रहा है, जबकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े सीधे निकल रहे हैं। अब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब कि ज्यादातर जगह पे पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, क्योंकि भाई अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पिछली क्लास में बता चुका हूं, अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम उसको क्यों कहते हैं अल्फा पार्टिकल को, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को अगर दो इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो हीलियम एटम बना देता है, हीलियम गैस का एटम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हालांकि कहा जाता है एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन कहने का मतलब कि वो एटम ऑफ हीलियम के इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक, वैसी प्रॉपर्टी शो करने लगता है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी किसी एटम से जो है कांटेक्ट करते हैं, मतलब एटम की तरफ जब बॉम्बार्डिंग करते हैं, या फॉयल के फॉर्म में ही करेंगे, एटम तो अकेला दिखता भी नहीं है, थिन मेटल की फॉयल ले लिया जैसे, जब उसकी तरफ जब बॉम्बार्ड करते हैं अल्फा पार्टिकल को, तो पाया गया कि अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन लगता है, और वो कहीं कहीं से लगता है, हर जगह से नहीं लगता है। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे नहीं है। बस यहीं से इनका मॉडल पूरी तरीके से फेल्योर हो गया। तो पहली बात तो ये अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं करता था ये मॉडल। दूसरी बात कहें तो स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं करता है, किसी तरीके का स्पेक्ट्रम वगैरह को भी ये नहीं बताता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक, उसकी एनर्जी जो लूज होगी तभी स्पेक्ट्रा आता है। तो वो स्पेक्ट्रा जब एटम का आता है तो वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो ना तो ये स्पेक्ट्रा को डिस्क्राइब करता है, ना ये स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। तो ये बात ध्यान देना कि जो लिमिटेशन या फेल्योर है, जो लिमिटेशन है, लिमिटेशंस की बात अगर करें तो लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉस एंड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कैन नॉट बी ठीक प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, रादर बाई रदरफोर्ड्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, it became
ठीक, वेरीफाइड दैट एटम डज नॉट हैव यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात एकदम क्लियर थी बेटा। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है कि ये स्टेबिलिटी को भी डिस्क्राइब नहीं करता, डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑफ एन एटम, बिकॉज इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज will remain in direct contact, then atom, then duo लिख देते हैं, then duo should neutralize each other। ठीक है, और ये तो आज की डेट में आप जानते हैं कि कभी भी न्यूक्लियस के कांटेक्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन हमेशा, ठीक है, का नजदीक आना चाहते हैं, लेकिन उसके कभी भी अंदर एंट्री नहीं कर सकते। ठीक, और ये आप जानते हुए कि अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को जाना है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होगी तो ही एग्जिस्ट कर पाएगा। ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप जो है प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट मॉडल आता है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट मॉडल है उसकी बात करते हैं, रदरफोर्ड का, ठीक, एटॉमिक मॉडल। अब बेटा नेक्स्ट आ रहा है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से जो मॉडल है ये सोलर सिस्टम से पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड मॉडल इन्होंने दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, सोलर सिस्टम मॉडल कहलाता है, सोलर सिस्टम मॉडल कहलाता है, या इसको आप प्लैनेटरी मॉडल भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करके पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, तो पहले हम जो है यहाँ पे, ठीक, इसके सैलिएंट फीचर लिख देते हैं, फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी साथ में डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड का ये कहना था कि जो एटम होता है, इन्होंने कहा कि जो एटम है इसमें दो पार्ट होते हैं। उसने कहा कि एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो कि वेरी स्मॉल, जो कि बहुत छोटा होता है, हाईली डेंस होता है। उन्होंने कहा कि डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत डेंस होता है। इसकी इन्होंने कहा कि जिसका वॉल्यूम होता है वो वेरी स्मॉल, इसका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, यानी 1 फर्मी मीटर का इसका ऑर्डर है। ठीक, 1 फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर है। इसको इन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि इसके अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर ही उन्होंने कहा कि जो टोटल चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने कहा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो एंड टोटल मास ऑफ एन एटम, ठीक, ये इसी के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस में कंटेन्स कर देते हैं, कंटेन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास ऑफ एन एटम, ये सब कुछ इसके अंदर ही, न्यूक्लियस के अंदर। इन्होंने इसको जो है कंपेयर किया, कंपेयर्ड विथ, ठीक है, बॉल ऑफ क्रिकेट, या लोग इसके बारे में, ठीक, इसको टेनिस बॉल से भी कंपेयर करने के लिए बोलते हैं कि टेनिस बॉल, ठीक है, क्रिकेट या टेनिस बॉल की बात कर लें तो क्रिकेट और टेनिस बॉल, ठीक, जिसका कि आप जानते हैं कि जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो कैसा होगा, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर के ऑर्डर का होगा। ठीक, यानी कि वो यूनिट सेंटीमीटर के ऑर्डर का होता है, 10 सेंटीमीटर भी नहीं होता, ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो उसका जो ऑर्डर है, अगर हम बात करें तो उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 0.01, ठीक, या यूं कह सकते हैं, ठीक है, और 1 × 10⁻⁻2 मीटर के ऑर्डर का है। इज दैट क्लियर? ठीक, जबकि ये आप जानते हैं कि जो ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, और ये जो ऑर्बिट्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं टू द पाथ ऑफ प्लेनेट, ठीक, ऑर्बिटल मोशन। जो प्लैनेट्स का ऑर्बिटल मोशन होता है उसी के इक्विवेलेंट इन्होंने इसके, ठीक है, ऑर्बिट को ठीक माना। अब इन्होंने कहा कि जैसे न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट इन्होंने सन को मान लिया, सन से कंपेयर कर दिया, और इसको जो है, ठीक है, जो ऑर्बिट है, ठीक, ऑर्बिट से कंपेयर कर दिया किसको, ठीक है, जो प्लैनेट्स जिस पाथ में घूमते हैं उसी तरीके से बोला कि इलेक्ट्रॉन भी जो है इसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं। अब इन्होंने ये मॉडल दे दिया। अब इसके बाद ये भी कही खास बात की जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी रुकते नहीं है, इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते हैं और ये कंप्लीटली सर्कुलर ऑर्बिट है। इन्होंने जरूर ये बात कही वहां पे कि प्लैनेटरी मोशन के जैसा करता है प्लैनेटरी मोशन, लेकिन कहीं भी इन्होंने इलिप्टिकल पाथ की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि कंप्लीटली सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि जो पाथ है, इनका जो पाथ था इन्होंने कंप्लीटली सर्कुलर कहा, और कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअस मोशन में रहता है, ये बात कही, कंटिन्यूअस मोशन में रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये खास बातें इन्होंने कही। अब ये बात जब कही इन्होंने रदरफोर्ड है, तो उसके बाद में रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है जब ये, ठीक है, घूमता है तो घूमते समय इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ एक अट्रैक्शन लगना चाहिए, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ गिरता नहीं है। उसका कारण उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस की वजह से जो अट्रैक्शन लग रहा है अंदर की तरफ, उसको ओवरकम करने के लिए जब ये सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ लगता है, जो कि ये एक दूसरे को काउंटर, ठीक, पार्ट करते हैं और बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर ये बहुत बड़ी गलती कर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रेविटेशन फोर्स के साथ इसको कंपेयर कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि हाँ, ऐसा होता है कि सन की तरफ कोई भी प्लेनेट नहीं गिरता है, ठीक, सन के चारों तरफ ही चक्कर काटता है और उस ऑर्बिट को छोड़ के भी नहीं कहीं जाता। उसका कारण है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है भाई, ये बात तो सही है कि अपना इवन वो पाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है कोई भी प्लेनेट, और उसका चारों तरफ चक्कर भी काटता है। और अगर वो चक्कर ना काटे तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी तरफ जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके श्रिंक होना चाहिए, उसका पाथ उसकी तरफ गिर जाना चाहिए, होना तो चाहिए ऐसा। ठीक है, तो उसी से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने ये बात बोल दी। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि ये लगातार घूमते रहते हैं इसीलिए बाहर की तरफ भी स्यूडो फोर्स लगता है, वो बैलेंस किए रखता है। ठीक है, तो लेकिन जेम्स मैक्सवेल जो है उन्होंने चार्ज पार्टिकल्स की स्टडी की हुई थी। उन्होंने कहा कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर काफी काम किया हुआ था। तो जेम्स मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो एक चार्ज पार्टिकल है, और जब चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल का चक्कर लगाएगा लगातार, या तो मतलब यानी कि एक्सीलरेशन करेगा, जब एक्सीलरेशन करेगा तो एक्सीलरेशन करते समय उस पर फोर्स लगेगा। भाई एक्सीलरेशन है तो फोर्स है, एक्सीलरेशन चेंज इन डायरेक्शन की वजह से भी हो गई होगा। तो जेम्स मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी तो ये कहती है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल का चक्कर काटता है, ठीक है, जो कि यहां पे ऐसे दिखा देते हैं कि मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है इसके चारों तरफ इस तरीके से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और लगातार ये घूम रहा है। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो लॉस होनी चाहिए। एनर्जी अगर लॉस होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब कम होगी तो धीरे धीरे करके उसको क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे करके उसका पाथ जो है वो श्रिंक होता जाएगा और अल्टीमेटली उसको न्यूक्लियस के अंदर एक दिन जाके गिर जाना चाहिए। और ये सारा काम उसने कहा जेम्स मैक्सवेल ने कि ये काम जो होगा, ठीक, दिस थिंग, ठीक है, दिस थिंग ऑफ श्रिंकेज, ठीक है, श्रिंकेज वुड टेक प्लेस, ठीक, ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड टाइम। लेकिन इतना कम समय के अंदर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर गिरते नहीं है और एटम नष्ट भी नहीं होता है, ठीक, यानी कि एटम स्टेबल होता है। ठीक है, मींस एटम शुड डिस्ट्रॉय, ठीक है, शुड की जगह वुड लगा दिए, एटम वुड डिस्ट्रॉय,
would destroy, but we know that atoms are stable. तो एटम स्टेबल होते हैं, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए, बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि स्टेबल कैसे या एनर्जी वो लूज क्यों नहीं करता है। हाँ, अब समस्या ये थी कि एनर्जी को बचाने के लिए तरीका ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को फिर क्यों नहीं इन्होंने ये कह दिया कि एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो चलता नहीं है सर, वो तो रुका रहता है। स्टेशनरी क्यों नहीं तब इन्होंने माना, ये इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी क्यों नहीं मान रहे थे, क्योंकि स्टेशनरी माने तो फिर ये वाली बात जो है, ठीक, ये वाली बात को जो है ना समझा पाए। अभी तो इन्होंने ये यही कहा कि जब वो घूमता है तो उस पर बाहर की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगता है, उसी वजह से वो अंदर नहीं गिरता है। ये बात, ये तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल है, ये तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है ऐसा होना चाहिए था, है ना, ठीक, पाथ ऑफ रिवोल्यूटिंग इलेक्ट्रॉन वुड चेंज, है ना, ठीक, और श्रिंक होते होते अल्टीमेटली गिर जाने चाहिए था। रदरफोर्ड किस बात पर अड़े हुए थे, रदरफोर्ड इस बात पर अड़े हुए थे, रदरफोर्ड ये कहते थे कि भाई हमारा इसलिए जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता है एटम, तो सॉरी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं गिरता, उन्होंने कहा कि जब ये घूमता है तो उसका अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक है, ठीक। अब बोलते कि इन्होंने कहा कि इस पर एक स्यूडो फोर्स सर बाहर की तरफ लग रहा है, इन्होंने कहा कि इस पर स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, एक स्यूडो फोर्स, ठीक है, स्यूडो फोर्स लग रहा है। अब वो बोले कि ये mv²/r जो स्यूडो फोर्स लग रहा है वो उसको बैलेंस कर दे रहा है, अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स जो है k q1 q2/r², वो अंदर की तरफ लग रहा है। तो अब ये वाली जो बात इन्होंने बोली थी रदरफोर्ड ने, तो अगर ये यहाँ पे इसको रोक देते हैं तो फिर तो उसको गिर जाना चाहिए, तो ये रोक भी नहीं सकते थे और चला रहे हैं, तो दिक्कत क्या है कि एनर्जी लूज होनी की वो हो क्यों नहीं रही है, ये नहीं जवाब दे पाइए। अब एक छोटी सी चीज जो कि नए एनसीईआरटी की वर्जन में नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए, नए एनसीईआरटी वर्जन में नहीं, लेकिन आप जान लीजिए, देखिए ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाया था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल दो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पहली चीजें कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं डिस्क्राइब कर पाया था कि स्टेबल क्यों है, स्टेबल इन द सेंस कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिरता क्यों नहीं है। दूसरी बात ये नहीं बता सके, क्योंकि जिस बात के बेसिस पर इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, जो ये बात बोल रहे थे कि लगातार ये चलता है, भाई चल रहा है तो एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है तो एनर्जी तो लूज करेगा, मान लेते हैं कि एनर्जी लूज कर रहा है लेकिन वो गिर इसलिए नहीं रहा है, तो एनर्जी जो लूज करेगा, लूज हुई एनर्जी कहां जा रही है आखिरकार, भाई कोई भी एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो लूज तो एनर्जी होगी, तो एनर्जी का जो लॉस है, एनर्जी का लॉस कहीं ना कहीं, एनर्जी का लॉस वो रेडिएशन के फॉर्म में होना चाहिए। आप जानते हैं आज की डेट के अकॉर्डिंग प्लैंक की क्वांटम थ्योरी यही कहती है एनर्जी गेन या एब्जॉर्ब हमेशा रेडिएशन के फॉर्म में होगी, यानी कि फोटॉन्स के फॉर्म में होगी, रेडिएशन नहीं मतलब कि फोटॉन्स के फॉर्म में होगी, और फोटॉन्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होगी या उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है और लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उस वजह से जो स्पेक्ट्रा आना चाहिए वो स्पेक्ट्रा तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी उस स्पेक्ट्रा के अंदर कभी भी ऐसा चीज नहीं आएगा कि एनर्जी निकलनी रुक गई या एनर्जी निकलनी पूरी तरीके से बंद हो गई, ऐसा कभी मूवमेंट आएगा ही नहीं। ये तो बात क्लियर है। अब जब ये बात क्लियर है कि नहीं एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है, एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को लगातार घुमा ही रहे हैं रदरफोर्ड कह रहे हैं नहीं भाई रुकता नहीं है, नहीं रुकता है, तो नहीं रुकता है तो इसका मतलब एनर्जी लगातार रिलीज करे, और एनर्जी अगर लगातार रिलीज हो रही है तो स्पेक्ट्रा जो आना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब की वाली एनसीईआरटी जो आई है, पब्लिश हुई है, उसमें ये लाइन नहीं है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लेकिन आप जान लो, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है, जो एटम्स के स्पेक्ट्रा होते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस होते हैं, यानी उसमें लाइंस होती हैं बेटा, ठीक है। तो जो ये स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, जो स्पेक्ट्रा होता है ऑफ एटम्स, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब इसमें लीनियर इसको बोलते हैं, ठीक, यानी लाइंस पाई जाती हैं, ठीक, लाइंस मिलती हैं। जैसे स्पेक्ट्रा होती क्या चीज है ये भी आपको बताते चले साथ साथ में। जैसे मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे सोर्स है, ठीक, यहाँ मान लेते हैं कैंडल है, और ये कैंडल जो है ये
ठीक, ये जल रही है, कैंडल से कुछ रोशनी वगैरह निकल रही है, ठीक है, ये इस तरीके से। अब कैंडल से आने वाली रोशनी को अगर हम लोग क्या करें, एक छोटे से स्लिट से, यहां से एक होल से इसको जो है ठीक कहीं एक ठीक है इसको पास कराएं, और उसके बाद एक कोई ना कोई प्रिज्म ले लें, और प्रिज्म से टकराए जब ये लाइट की रे, उसके बाद ये यहाँ पे जब ये ठीक है आउट होगी, ठीक है, इमरजेंट रे निकलेगी। तो इमरजेंट रेज यहाँ पे एक नहीं बल्कि 7 इमरजेंट रेज निकलती है लगभग लगभग। तो ये अगर विजिबल लाइट है तो इसके लिए बता रहे हैं, ये तो विजिबल है ना, ये तो विजिबल लाइट है, तो यानी कि श्वेत प्रकाश जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके के ठीक है स्क्रीन पे आपको पूरा पैटर्न दिखता है। ये जो ठीक है पैटर्न दिखता है, ठीक है, ऑन स्क्रीन, ठीक है, यही स्पेक्ट्रा है, ये स्पेक्ट्रा है ऑफ लाइट, ठीक है, और विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा है। लेकिन जो एटम है उसके स्पेक्ट्रा के केस में क्या हो रहा है, आइए बताते हैं ये बात आपको। मान लेते हैं यहां पे हमने कोई एक सैंपल लिया, यहां एक हमने कोई चैम्बर लिया, ऐसे करके एक चैम्बर लिया, और इस चैम्बर के अंदर हमने कोई सैंपल ले लिया, मतलब जैसे हाइड्रोजन गैस मान ले लिया, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को भर लिया, ठीक है, ये क्लोज है हर तरफ से, इसके अंदर H2 गैस है। हाइड्रोजन गैस को हमने क्या किया, इधर से लाइट जो है इसके अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजे, ठीक है, और जब इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें से ट्रांसमिट हुए यानी आउट निकले जब बाहर, तो उन रेडिएशन को इसी तरीके से हमने क्या किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हुए उसका भी स्पेक्ट्रा हमने देखा, उसका भी स्पेक्ट्रा हमने देखा, ठीक। अच्छा, एक खास बात बताते हैं आपको, व्हाइट लाइट हो तो उसके 7 कलर आएंगे। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है रेडिएशन जो विजिबल नहीं है, यानी आप जानते हो कि जो है ठीक कॉस्मिक रेज से लेके, भाई कॉस्मिक रेज होती है, फिर अगर आप देखोगे तो ठीक कॉस्मिक रेज है, गामा रे है, ठीक है, इसी तरीके से एक्स रेज होती हैं, ठीक है, इसकी इसी तरीके से, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे यूवी रेज होंगी, ठीक है, एक्स रेज होंगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं यूवी रेज होंगी, एक्सरे होगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर इंफ्रारेड होगा, फिर उसके बाद में आप यहाँ देखोगे तो माइक्रोवेव होंगी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखोगे तो रेडियो वेव वगैरह होगी। तो ये सब पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक, पूरा ये रेडिएशन का एक पूरा का पूरा एक क्या है, रेंज है इसकी अलग अलग। तो यहां क्या होता है, दरअसल ये स्पेक्ट्रा जो आएगा वो हर एक तरीके का आ सकता है, ठीक, हो सकता है विजिबल लाइट का हो या दूसरा हो। तो जो दूसरे होते हैं स्पेक्ट्रा, उसके लिए भी अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोप्स होते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी की पूरी जो है ब्रांच है, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ाई जाती है और केमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ाई जाती है, हायर क्लासेस में, मास्टर लेवल पे, थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ाया जाता है। तो ये जो स्पेक्ट्रा यहाँ आता है, इस स्पेक्ट्रा को देखें अगर, और ये जो लाइट आ रही थी इसके स्पेक्ट्रा को अगर देखें, तो इसके स्पेक्ट्रा में और इसके स्पेक्ट्रा में अंतर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी थी वो कुछ ना कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली इसने, हाइड्रोजन ने। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ये दिस विल बी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये जो अभी आ रहा है ना, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। अच्छा, जब ये रेडिएटेड होकर पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएगा, रेडिएटेड जब इसको किया हमने, ठीक, सैचुरेट हो गया, सैचुरेट होने पर ये फिर जब इमिट करेगा लाइट, जब ये खुद कभी इमिट करने लगेगा लाइट, जब इसमें से इमिशन होगा लाइट का, जब कभी ये इमिशन करे लाइट का, इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो जब इमिशन ऑफ रेडिएशन करेगा, जब उसको भी हम कभी अगर स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करके स्पेक्ट्रोस्कोपी करके उसका स्पेक्ट्रा देखेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इमिशन स्पेक्ट्रा। अब इमिशन स्पेक्ट्रा की अगर बात करते हैं तो यही इमिशन स्पेक्ट्रा की ही दरअसल बात हो रही है। ये बात जो हो रही है इमिशन स्पेक्ट्रा की हो रही है कि जब एटम इमिट करता है रेडिएशन, तो उसमें से जो इमिशन स्पेक्ट्रा आता है, तो इमिशन स्पेक्ट्रा में कुछ लाइंस आती हैं। इमिशन स्पेक्ट्रा सच मामले में देखा जाए तो इमिशन स्पेक्ट्रा कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि ये अगर पूरा का पूरा अगर पैच एक लिया जाए, तो ये जो पूरा पैच आप देख रहे हो ना, ये कुछ इस तरीके का हम बना देते हैं। ये पूरा पैच जो है एटम का, वो कुछ ऐसा जो है आएगा, कैसे बता रहा हूं मैं आपको,
इमिशन स्पेक्ट्रा ऐसा होना चाहिए। बहुत समझिएगा बात बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1-2 मिनट और लगेगा इसको ड्रॉ करने में, फिर काम हो जाएगा, जो आपको बहुत भली भांति समझ में आएगा। देखिए रदरफोर्ड जैसा बोल रहे थे इमिशन स्पेक्ट्रा, जैसा उन्होंने एटम सुझाया, जिस तरीके को उन्होंने कहा कि एटम भाई ऐसा होता है, तो रदरफोर्ड वाला जो एटम था ना, उसका स्पेक्ट्रा ऐसा होना चाहिए था। मतलब उनके स्पेक्ट्रा में इस तरीके से कोई भी डार्क लाइन नहीं होनी चाहिए थी। समझ रहे हैं? हेलो बेटा, ठीक है, सुन रहे हैं? रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग तो स्पेक्ट्रा एकदम कंटिन्यूअस होना चाहिए था, इमिशन स्पेक्ट्रा, उसमें कोई डार्क लाइन नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन रियलिटी में जब कभी इमिशन स्पेक्ट्रा देखा जाता है तो इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर जो है कुछ डार्क लाइंस मिलती हैं। डार्क लाइन मिलती है, मतलब लगता है कि जैसे यहां पर क्या है, ठीक, यहां पे क्या आ गया, डार्क लाइन आ गई, यहां आ गई डार्क लाइन, यहां आ गई डार्क लाइन, डार्क लाइन। ये लीनियर स्पेक्ट्रा होता है। मतलब इसमें जगह जगह पर क्या होता है, ठीक, लाइंस आती है। ये लाइंस डार्क होने का बेटा मतलब है कि इन जगहों पर एनर्जी का इमिशन नहीं हुआ। तो अगर रदरफोर्ड के मॉडल को मान के चले, तो रदरफोर्ड तो बोल रहे हैं सर ये लगातार हमारा घूमता है इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ये बोलते हैं लगातार इलेक्ट्रॉन घूमता है, और अगर इलेक्ट्रॉन लगातार जो है घूमेगा तो ही एनर्जी लगातार जो है रिलीज होगी, और लगातार रिलीज होगी तो ठीक कैसा आना चाहिए था, अगर लगातार एनर्जी रिलीज होती तो डार्क लाइन एक भी नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि एनर्जी लगातार इमिट हो रही है, तो रेडिएशन हमेशा चल रहा है, रेडिएशन हमेशा चल रहा है, फोटोन हमेशा निकल रहे हैं, स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस होना चाहिए था। तो ये बात ध्यान दीजिए। लेकिन है क्या, डार्क लाइन आ रही है, डार्क लाइन आ रही है तो क्या मान ले कि इलेक्ट्रॉन रुक गया, तो इलेक्ट्रॉन को अगर रोके तो फिर रदरफोर्ड अपनी बात के मुताबिक जो उसको बता रहे थे कि भाई, ये बोल रहे थे कि ये जो मैक्सवेल बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर गिरना चाहिए, मैक्सवेल तो ये बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन आपका जो है न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। क्यों गिर जाना चाहिए, क्योंकि ये ठीक एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरे चार्ज पार्टिकल का चक्कर काट रहा है, एनर्जी लूज करेगा, पाथ ऑफ ठीक रिवॉल्यूशन छोटा होता जाएगा, अल्टीमेटली गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड बोले ये इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि इसमें स्यूडो फोर्स बाहर लगता है। तो यहां पर ही फंस गई बात कि अगर इसको वो रोकते हैं तो वो न्यूक्लियस में गिर जाता है, और जो कि गिरता है नहीं। ये बात सब लोग जानते हैं कि ये स्टेबल होता है, एटम न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता है। तो वो रोक भी नहीं सकते, और लगातार चलाते हैं तो यहां फंस जाते हैं कि ये इसमें लाइट जो है इमिट या रेडिएशन इमिट लगातार क्यों नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पर ये लाइंस क्यों आ रही हैं, यहां पर ठीक समस्या हो गई। इसका मतलब ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर है, कहीं ना कहीं बहुत क्रिस्टल क्लियर एक बात है कि पूरा फोकसिंग जो बोर के मॉडल में जाती है। अब देखें पूरा बोर का मॉडल, जिन लोगों ने एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया चैप्टर, तो पूरा का पूरा तो काम इसी बात पे चलता है यार, पूरा का पूरा फोकस ही इसी फॉर्मूले पे चलता है। कौन से फॉर्मूले पे चलता है, 1/λ इज इक्वल टू ठीक RH Z स्क्वायर 1/n 1 स्क्वायर माइनस 1/n 2 स्क्वायर, या यूं कह लीजिए इसको 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये इसी के ऊपर तो यार पूरा का पूरा चलता है न्यूमेरिकल बहुत सारा आपका, और ये बोलता है कि ये जो रेडिएशन इमिट होता है उसकी वेवलेंथ है ये, बोलिए है या नहीं। इसका मतलब ये क्लियर है कि लगातार ठीक जो भी इमिशन हो रहा है, जब इमिशन हो रहा है तो तभी होगा जब वो ट्रांजिशन करता है, जब वो ट्रांजिशन करेगा फाइनल से इनिशियल में, तभी याद है। ठीक, पहली बात ये बहुत क्लियर, आप साइंटिस्ट नहीं हो, हम लोग साइंटिस्ट नहीं है, we are the teacher, we are here to explain you the things okay in a accurate manner so that you will be able to understand what they were thinking, है ना, क्या वो सोचते थे, किस तरीके से सोचते थे, वो चीजें हम आपको एक्सप्लेन करें, वो आप समझ जाओ, बस हमारा पर्पज ये, ठीक है। तो यहां पर ये बात निकल के आएगी, ठीक है यार, रदरफोर्ड के मॉडल में जो चीजें आई थी वो क्यों आई थी, क्योंकि जो हमने थॉमसन का मॉडल देखा, एक मिनट बेटा, ठीक, जो देखिए थॉमसन का मॉडल जो था, थॉमसन का मॉडल हमारा यही था ना, देखिए थॉमसन का अपना जो मॉडल था, यस ये थॉमसन का मॉडल था। थॉमसन के मॉडल में ये थी दिक्कत क्या, कि अगर पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हर जगह पे है, तो फिर जब अल्फा पार्टिकल इधर से गया तो बॉम्बार्डिंग के दौरान अल्फा पार्टिकल को तो ठीक है हर जगह से एक जैसा व्यवहार मिलना चाहिए था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे है, तो एक जैसा डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए था। लेकिन ये पता है आपको कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े सीधे निकले हैं, मैक्सिमम
और एक 20,000 में कोई एक जो है वो अपने पाथ को रिट्रेस किया, वापस लौट गया। यही तो हुआ रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। इसका मतलब ये था कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे बराबर नहीं है। तो देखिए क्या हुआ कि फिर वो रदरफोर्ड पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने में लग गए, कहां है, न्यूक्लियस को डिस्कवर कर डाले, ठीक है, और ये चीज पता चल गया। लेकिन अब समस्या क्या है कि एनर्जी रिलीज तो ये करेगा, ये तय है कि एनर्जी रिलीज होगी, या एनर्जी ये एब्जॉर्ब भी करता है, ये भी बात क्लियर है। कहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बात क्लियर हुई थी, ये बात यहां से क्लियर होगी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कौन सी वाली बात से क्लियर हो गई थी, ये वाली बात से, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से बात क्लियर होगी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यार एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी गई कहां, एनर्जी इमिट कर रहा है, तो वो एनर्जी क्यों इमिट कर रहा है। तो बस यहीं से शुरुआत हुई। बोर ने कहां पर काम करना शुरू किया कि आखिर एनर्जी रिलीज या गेन होती किस फॉर्म में, यानी प्लैंक का क्वांटम थ्योरी को पकड़ा, यानी कि प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पे काम करना शुरू किया। आखिर एनर्जी किस फॉर्म में गेन या एब्जॉर्ब, गेन या लॉस होती है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी और पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड द क्वांटा, ठीक, फोटॉन्स उसको कहते हैं। तो वो पूरी तरीके से प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है बोर का मॉडल। लेकिन अभी हम रदरफोर्ड के मॉडल पे हैं, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है प्लैनेटरी मॉडल, या आप कह लो उसको कि ठीक है सोलर सिस्टम मॉडल था, वो पूरी तरीके से जो है वो जैसे बोले कि जैसे बहुत बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल क्या मतलब बहुत बड़े प्लेनेट हैं, सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे, ग्रेविटी से उसको तुलना कर दिया पूरी तरीके से, यही गलती कर गए। तो जो प्लेनेट है वो चार्ज पार्टिकल तो है नहीं लेकिन मैं एक बात कहूं अगर, तो सब कुछ मैटर एटम से ही मिलकर बना। एटम के अंदर ही बात हो रही है कि एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो चार्ज है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी आप जानते हैं फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़े, चार्ज का क्वांटाइजेशन पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग बात है, डिबेट लंबा हो जाएगा, उसमें घुसेंगे नहीं उसमें अपना। लेकिन फिलहाल ये बात बहुत क्लियर कर दें, आपको समझा रहे हैं कि यहां पर जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल जब भी चक्कर काटेगा एनर्जी लूज करेगा, और अगर कोई पार्टिकल मॉस हैविंग चार्ज नहीं है तो फिर वो चक्कर काटता है, तो उसको एनर्जी लूज करना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है, वो एनर्जी लूज करे जरूरी नहीं है। एक्सेलरेटेड हो सकता है, ठीक है, वो एक्सेलरेटेड होता भी है जब भी कुछ सर्कुलर मोशन होता है, ईच एंड एवरी सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन क्योंकि आप जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज होना जरूरी है, और डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में चेंज होता ही है, आप जानते हो, ठीक है। आपकी तो नीट में सवाल भी आया था कि एक बॉडी जो है सर्कुलर मोशन कर रही है, बताओ उस पर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा होती है उसकी डायरेक्शन कौन सी है बहुत जबरदस्त सवाल पूछा था, ठीक है। और ऐसे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आप पढ़ोगे फिजिक्स में 11th में, बहुत अच्छा है फिजिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक। और फिजिक्स जितनी स्ट्रांग रखिएगा उतना फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, और उतना ही मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक। लोग उल्टा बोलते हैं, कई बार बोलते हैं मैथमेटिक्स जो है वो ठीक स्ट्रांग होगी अगर तो फिजिक्स अच्छी होगी, ऐसा नहीं है, फिजिक्स अच्छी होगी तो मैथमेटिक्स अच्छी होगी, ये मैं आपको पहली बात बता दूं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, फिजिक्स अच्छी होगी तो मैथ्स अच्छी होगी। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी मैथ अच्छी है लेकिन उनकी फिजिक्स खराब है, ठीक है। तो आपके पास कोई हो सकता है कोई आंसर हो ऐसा कि नहीं यार मैथमेटिक्स अच्छी है तो उसकी फिजिक्स भी अच्छी है, तो दरअसल ये कि उसकी फिजिक्स अच्छी है इसलिए मैथमेटिक्स अच्छी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितने भी फॉर्मूला आए हैं वो सब तो ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ पे वर्क कर करके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, तब तो फॉर्मूला आए हैं, ये चीजें। खैर उस डिबेट में घुसने का क्या फायदा। तो ये बात जो है रदरफोर्ड के मॉडल में अगर बात करें तो दो कमियां थी। सबसे पहली कमी थी स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, दूसरी बात ये लीनियर स्पेक्ट्रा को डिस्क्राइब नहीं कर पाए। ये चीज आपको कहीं ना कहीं नोट कर लेना है, ठीक है। रदरफोर्ड का मॉडल जो है, ये बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है, कि जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है डिड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ अरेंज कहां है इलेक्ट्रॉन, इसको डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है। डज नॉट एक्सप्लेन द लीनियर स्पेक्ट्रा ऑफ एन एटम, या इसी को आप कह सकते हो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को डिस्क्राइब नहीं कर पाए। इनके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए था, इसमें कोई लाइन नहीं होना चाहिए था स्पेक्ट्रा में, और वो कंटिन्यूअस होना चाहिए था, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात यह है कि रदरफोर्ड ने जब ये बातें बोली थी, यहां पे तो कुछ चीजें मैं छोटी सी 2-3 चीजें और नोट कराऊंगा यहां पर इसके थ्योरी में,
इन्होंने जब ये बोला कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो 1 × 10⁻² मीटर के ऑर्डर का है, ठीक क्या? 1 × 10⁻², एक सेकेंड, यहां पे थोड़ी सी ठीक मिस्टेक है, ठीक है, ये ठीक है, ये तो बात सही है, ये 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का, जो टेनिस बॉल है वो 0.01 मीटर के ऑर्डर की है, सॉरी यही मुझे कंफ्यूजन लग गया, टेनिस की बॉल। तो उन्होंने कहा कि टेनिस के बॉल के साइज की अगर मान ली जाए न्यूक्लियस, तो जो एटम पूरा है, खुद पूरा एटम, बोले कि पूरा एटम जो है सर वो ठीक वो लगभग जो है एक मतलब जो है किलोमीटर के ऑर्डर का उसका जो है रेडियस है, किलोमीटर के ऑर्डर। तो किलोमीटर का ऑर्डर आप जानते हो 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर और 10⁻⁻² मीटर और 10⁻⁻2 और 10⁻³ में 1,00,000 गुने का अंतर है, तो किलोमीटर की रेडियस है, ठीक है। वाइल ठीक है होल एटम ठीक इज कंपेयर्ड विद ठीक स्फीयर ऑफ ठीक किलोमीटर ऑर्डर रेडियस, किलोमीटर में उसकी ऑर्डर था, मतलब 10⁻³ ठीक है मीटर। तो अब देखोगे आप तो इसमें ये आ गया, क्लियर है, ये मतलब ऑर्डर की बात कर रहा हूं, वो 1 किलोमीटर के 5 किलोमीटर उससे मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि अगर बोला जाए तो जो एटम का जो साइज है, एटम का जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। तो अगर आप देखोगे साइज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एटम, तो आप देखो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का, और जो ठीक एटम है उसका ऑर्डर ये है। अब आप देखोगे तो इसके अकॉर्डिंगली क्या निकल के आ रहा है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है इक्वल टू 10⁻⁻5 टाइम ऑफ साइज ऑफ एटम, या यूं कहें कि उसको नीचे भेज दीजिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू साइज ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 10⁻5, यानी 1,00,000वां हिस्सा है, 1,00,000 पार्ट है, ठीक 1,00,000वां हिस्सा हो गया कौन? न्यूक्लियस, या यूं कहें एटम जो है पूरा न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा है। ये बात ध्यान रखना, कहीं ना कहीं पूछेगा जरूर, ठीक है। और डेंसिटी के मामले की बात करें तो जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁸ टाइम ग्रेटर, याद रखना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 10⁸ टाइम ऑफ एटम, ठीक है। आइए बच्चों से थोड़ी सी बात करते हैं, चलो यार बच्चों, ठीक है, हाँ नहीं वो ठीक है, दैट इज ओके, वो 5 किलोमीटर मतलब किलोमीटर उसका ऑर्डर है, ठीक है। रदरफोर्ड फ्लॉप हो गए, ठीक, चलो शिवांश पांडे, समझ में आ गया सबको, ठीक, बात समझ में आ गई पूरी तरीके से बात कि रदरफोर्ड के मॉडल की जो मुख्य कमियां थी, देखिए नई जो एनसीईआरटी है उसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं है लीनियर स्पेक्ट्रा का। ये फिर मैं आपको थोड़ा सा वार्न कर रहा हूं इसलिए क्योंकि जो है एनसीईआरटी का काम तो है ठीक है रिवाइज करके दे देना, और एनटीए एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो अब बड़ी समस्या ये होने जा रही है कि आने वाला एग्जामिनेशन जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसमें रदरफोर्ड के फेल्योर का अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया रीजन असर्शन का, तो बच्चा लगाएगा क्या? आज तक तो इससे पहले उसको हमेशा पढ़ाया जाता था कि रदरफोर्ड मॉडल वाज फेल्ड ऑन द 2 points. One thing does not explain the stability, another was what कि it does not give the explanation about the linear spectra. लेकिन अभी जो है एनसीईआरटी आप उठा के देखो जो इस साल आया है, अभी नेट पे भी अवेलेबल होगा, तो उसमें कहीं पर इसका जिक्र नहीं है स्पेक्ट्रा का, खत्म है कहानी। तो फिर थोड़ी समस्या होने वाली बच्चों, लेकिन आप अपना जो नॉलेज है, जो नॉलेज बॉक्स अपना है उसमें ये चीज रखो, इसीलिए मैंने आपको निकाला नहीं है, इसमें से हटाया नहीं है, मैंने आपको बकायदे पूरा का पूरा स्पेक्ट्रा के बारे में एक एक चीज यहाँ पे डिस्क्राइब करके सारी दे दी, मैक्सवेल की बात बताई, सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करके दी, लीनियर स्पेक्ट्रा होता है। अभी हम आने वाली क्लासेस में स्पेक्ट्रा पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, कि स्पेक्ट्रा इमिशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बैंड क्या है, लाइन क्या है, सब बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज याद रखो दिमाग में हमेशा कि हाँ ये स्पेक्ट्रा में लीनियर स्पेक्ट्रा क्यों आता है इमिशन में, ये नहीं बता पाया। और एब्जॉर्प्शन में भी अगर बात करेंगे तो यही वाली लाइन एब्जॉर्ब होंगी, भाई जो हमने लिया वही तो देंगे, या जो दे रहे हैं वही दे रहे हैं जो हमारे पास है, यही ना है ना,
ठीक, एनर्जी भी तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड यार, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया फिर इमिट किया उसके बाद में, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है, क्लियर है। तो ठीक, ये यहां तक बात थी आपके रदरफोर्ड के मॉडल की। रदरफोर्ड का मॉडल जब फेल हुआ तो इसके बाद में बोर का जब मॉडल आएगा तो वो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से शुरू होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो कभी ऑर्डर की बात बोले तो याद रखना हमेशा, ऑर्डर हमेशा 10 रेज़ टू दी जो पावर होती है, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर, ठीक। जो उसमें नंबर है, जैसे अगर मैं यहां पे इसीलिए इसको मैं 1 × 10 टू दी पावर -2 मीटर के ऑर्डर का लिखा था, टेनिस के बॉल का ऑर्डर, क्योंकि टेनिस की बॉल 10 सेंटीमीटर अगर मान ले तो बहुत बड़ा हो गया भाई, ठीक, 10 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो गया। आपका जो स्केल होता है, ठीक, अगर देखो तो 15 सेंटीमीटर का होता है, तो स्केल में से 3 हिस्से कर दीजिए, तो क्या 2-3 स्केल जो होता है वो तो बहुत बड़ा बॉल हो जाएगा, इतना बड़ा सा फुटबॉल हो गया जैसा, ठीक है। तो फुटबॉल नहीं, टेनिस की बॉल, तो टेनिस की बॉल जो है वो ठीक 1 सेंटीमीटर के ऑर्डर की हो गई। और अगर किलोमीटर में अगर बात करें तो 1000 मीटर जो है, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर और 1 लाख सेंटीमीटर में 10⁵ टाइम का ठीक डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो आई होप सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में ये बात आई होगी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की चीजें समझ में आई होंगी। ये 11th का लेक्चर है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में डीप कंसेप्ट जाके बतानी होती है चीजें। लेकिन जब ये क्लास हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की चलेगी, प्लाज्मा बैच की, या यूं कहें कि जो पल्सर बैच चलने वाला है जेई के लिए, ड्रॉपर के लिए, उसमें थोड़ी सी चीजें जो है टू द पॉइंट, रदरफोर्ड की स्कैटरिंग के कुछ जो है इक्वेशंस, जो डिफ्लेक्शन के इक्वेशन है, वो सब जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो वो यहीं पर हम पढ़ाएंगे साथ में, ठीक है। तो अभी इन बच्चों को जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है वो थोड़ी सी जो है ठीक वो एक्सप्लेन कर दूं मैं, ताकि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की भी बेटा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को, ठीक है। देखिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक, एक्सपेरिमेंट जब किया गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अल्फा पार्टिकल आखिर क्या होता है, ठीक, एक पहली चीज, और अल्फा पार्टिकल ही क्यों चुना गया, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रीजन असर्शन पे सवाल बनते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अल्फा पार्टिकल दरअसल क्या होता है, एक हैवी पार्टिकल माना, ठीक है, हैवी पार्टिकल। आप कैरम बोर्ड खेलते हैं भाई, आप कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम में आप बहुत लाइट मटेरियल का एकदम माइका का बना हुआ स्ट्राइकर ले, तो वो तो उंगली से इधर से हिट करेंगे तो वो हवा में उड़ जाएगा, माइका का बना हुआ। तो आप क्या करते हैं, हैवी स्ट्राइकर लेते हैं ना, वो जो बाकी जो आपके जो है ठीक उसमें गोटियां होती है उससे तो हैवी ही होता है, वो साइज में भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जाके हिट करे तो अच्छा खासा उस पर जो है हिट हो, ठीक। आप थोड़ा सा ज्यादा जो है ठीक डेंसिटी वाला ले लीजिए स्ट्राइकर और देखिए फिर क्या मजा आता है कैरम पे, ठीक है, आनंद आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो सुनिए, या आपने एक चीज और भी देखी होगी कि लोग जो हैवी बैट का यूज करते हैं, हार्ड हिटर जो होते हैं, ठीक, आईपीएल वगैरह में, तो बाद में उसको बोलते हैं कि नहीं बल्ला हैवी ज्यादा था इसलिए ज्यादा तेज स्ट्रोक लगता है। तो हैवी पार्टिकल है, इस पे जो है 4 टाइम हैवियर होता है, ये 4 टाइम्स हैवियर देन न्यूक्लियन। न्यूक्लियन बच्चा किसको बोलते हैं, ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं इसको ठीक कलेक्टिवली न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियन से किसी भी न्यूक्लियन से 4 गुना हैवी है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अच्छा, 2 टाइम्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, क्यों, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे 1 यूनिट होता है, लेकिन इसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज भी दुगना है और हैवी भी ये 4 गुना है, तो इसीलिए इसको चुना गया। अब ठीक है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको हीलियम के न्यूक्लियस के रूप में, मतलब जो है हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको बनाया जाता है, नो, ठीक। इसका जो नेचुरल सोर्स है, इसका जो नेचुरल सोर्स है वो क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लाइक पोलोनियम, ठीक, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, ये सब, प्लूटोनियम वगैरह, सब जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ट्रांसयूरिन जो है जानते हैं ट्रांसयूरिन जितने होते हैं वो सबके सब रेडियो एक्टिव है, और वो सबके सब कहीं ना कहीं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ठीक, और गामा रेज इमिट करते हैं, ठीक, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस देते हैं। तो ये कैसे पता चला भाई कि फिर ये
न्यूक्लियस हीलियम का है। ठीक, ये बात तब पता कैसे चली कि यार ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है? दरअसल ये पता कैसे पता चले, क्योंकि अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, ये याद रखना, अल्फा पार्टिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स लाइक हीलियम, फिर ये हीलियम के जैसा एटम हो जाता है, इसलिए इसको कहा गया कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये याद रखना हमेशा, ये बात एनसीईआरटी की ही लाइन है कि अगर अल्फा पार्टिकल को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो हीलियम हो जाता है, इससे ये प्रूव होता है कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है। ये बात हमेशा याद रखना, ये नहीं है कि भाई हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अल्फा पार्टिकल बन गया, ऐसा नहीं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स रेडियोएक्टिव एलिमेंट होंगे, रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं अल्फा पार्टिकल के सोर्स, और अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, वो डेविएट होते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक खास बात थी। क्लियर है? क्लियर है? अब इन्होंने क्या अरेंजमेंट क्या किया, इन्होंने क्या किया, यहां पे एक ठीक इस तरीके का एक बॉक्स ले लिया, ले लेते हैं हम भी बॉक्स एक, यहां पे आ जाइए। ठीक है, एक इस तरीके का इन्होंने बॉक्स ले लिया, जिसको कि इन्होंने यूज कर लिया फॉर व्हाट पर्पस, यहां से ठीक अंदर, इसके अंदर में इन्होंने रेडियोएक्टिव पोलोनियम इसके अंदर में रख दिया। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल्स जो है ठीक निकलने शुरू हुए होंगे, रेडिएशन निकलना शुरू हुआ इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल का। ठीक, ये अल्फा पार्टिकल इमिट होने शुरू हुए। इन्होंने यहां पे लेड की एक, बीच में लेड की एक प्लेट रख दी, लेड मतलब काफी हैवी होता है। ठीक, अब उसमें एक अपर्चर दे दिया। ये बात बहुत ध्यान समझना, ये चीज बहुत कम लोग जो है ध्यान देते, और कई बार क्वेश्चन जो होता है वो स्ट्रक्चर बेस्ड आ जाता है, ठीक, उसी में फंस जाते हैं बच्चे। ये लेड की प्लेट है, ये ना बेटा, ये ना बेटा लेड की प्लेट है, पीबी की प्लेट, लेड की प्लेट है, इसमें होल दे दिया। होल क्यों दिया? स्ट्रीम लाइन पूरा सीधा मोशन कराने के लिए दिया। ठीक, बात समझना। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, यहां पे एक सर्कुलर जो है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, जेडएनएस की स्क्रीन लगा दी, जेडएनएस की स्क्रीन लगाई, जो कि सर्कुलर लगाई, और ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फ्लोरोसेंट का मतलब कि अगर इसके साथ कोई एनर्जी का पार्टिकल टकराएगा तो उसमें क्या आएगा, चमक आएगी। तो अब जब अल्फा पार्टिकल यहां से निकल करके गए, जब इसको क्रॉस करके गए अल्फा पार्टिकल, यहां से जब निकले होंगे अल्फा पार्टिकल, यहां से अल्फा पार्टिकल निकले होंगे भाई, अल्फा पार्टिकल जब निकले तो इसके ठीक इन्होंने पहले साइंटिलेशन करा के देख लिया, बिना बिना कुछ बीच में रखे, सीधे जाके टकराते रहे, एक ही जगह पे चमक आती रही और कहीं कहीं नहीं आई। इन्होंने फिर क्या किया, गोल्ड की एक थिन फॉयल पकड़ी। अब की गोल्ड की एक थिन फॉयल पकड़ ली, ये गोल्ड की पतली सी एक थिन एकदम फॉयल, इसकी थिकनेस जो है ठीक वो कितनी है, वो 1 नैनोमीटर के कहीं ना कहीं ऑर्डर की थी। अच्छा, एक बात ये मैं और बताऊं, इंटरेस्टिंग है ये भी बात, कि यार जो थिन फाइल है आपके दिमाग से उतर गया, मान लो कि कितनी उसकी थिकनेस हो सकती है, तो कितनी उसकी थिकनेस नहीं हो सकती है, ये बात करते हैं एक बार। देखो, गोल्ड का जो एटम होता है उसकी रेडियस 134 पिकोमीटर होती है, तो 134 पिकोमीटर, देखो मैं कुछ चीजें ऐसी बताता हूं आपको जो आपको लॉजिक देगी, ठीक, किसी भी चीज को डिसाइड करने। 134 पिकोमीटर उसकी रेडियस है, सिल्वर और गोल्ड दोनों की रेडियस सेम होती है। 1 पिकोमीटर सभी बच्चा जानता है बहुत अच्छे तरीके से कि 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर होता है। ये बात तो क्लियर है। अब इसका मतलब ये भी बात क्लियर है कि ये ठीक 1000 ठीक डिवाइडेड बाई 1000, इसको अगर कर दे 1000 ठीक है इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 1000 कर दे, तो आप ये बात तो समझ रहे होंगे बेटा कि क्या ऊपर हो जाएगा 10⁻⁻9/1000। तो अब देखा जाए तो 1/1000 नैनोमीटर हो गया। ठीक, अब इंटू अगर देखें 100, मतलब क्योंकि इसका ऑर्डर तो 100 है, तो ये यहां पर कहीं ना कहीं 134 पिकोमीटर की अगर बात करें तो 1.34 इंटू 10⁻2 इंटू 1/1000 नैनोमीटर, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 1.34 ठीक बाई 10 नैनोमीटर। अब देखिए 0.134 नैनोमीटर आ गया।
आ गया 0.1 नैनोमीटर। ये मतलब थोड़ी सी ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये 0.1 नैनोमीटर का मतलब इसको आप मैलिएबल है तो इतना क्रश करते गए करते गए करते गए कि एक सिंगल एटम की लेयर वाली पूरी फॉयल आ गई। लेकिन वो 1 नैनोमीटर बोल रहा है क्योंकि 10 एटम तो आगे पीछे कम से कम रहेंगे यार, एकदम एक एक एटम की आ जाएगी तो एटम फिर इस कंडीशन में तो बिल्कुल वो सॉलिड रह ही नहीं पाएगा, एकदम फॉयल क्या बचेगी, वो फॉयल आपको दिखेगी भी नहीं, एक एटम थोड़ी ना दिखता है यार, ठीक, एक एटम थोड़ी दिखता है, तो वो ठीक 0.1 नहीं है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 नैनोमीटर थिक का मतलब हो गया कि जो आपकी थिकनेस है वो कुछ ऐसी है उसमें कम से कम साइड बाई साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एटम की थिक लेयर तो है। ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए बहुत क्लियरली। इसका मतलब ये होगा कि अल्फा पार्टिकल जब इधर से चलेंगे तो उनको थोड़ा सा 10 एटम की थिक लेयर जो है उसमें होके जाना पड़ेगा, और वो ऐसे ऐसे तो निकलेगा नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक, अब जब आप कभी पैकिंग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, क्लास 12 में पैकिंग ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि पैकिंग जो सॉलिड की होती है, जैसे जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट की एफसीसी पैकिंग होती है या एचसीपी होती है, हेक्सागोनल या फेस सेंटर्ड, तो उसमें एटम इस तरीके से पैकिंग करते हैं। बच्चा समझना, थोड़ी सी चीजें समझा रहा हूं डिटेल में इसलिए ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ना अच्छी बने तो मजा आ जाता है पढ़ने में। ठीक, नहीं तो फिर अदरवाइज तो फिर रट्टा मारने वाली बात हो गई, फिर तो फिर बात ही खत्म, फिर रट्टा नहीं मारना। ठीक है, देखिए समझिए भाई, अभी मैं सेट कर दे रहा हूं, पहले मैं एटम थोड़े से क्रिएट कर दूं। ठीक है, बात समझिएगा। इसमें करता क्या, वो ये बोलता है कि जैसे ये एटम्स हैं, जब सॉलिड स्टेट में ये जब जाएंगे तो इस तरीके से पैकिंग करते हैं, क्लोज पैकिंग ऐसे करते हैं। अब ये जब दूसरी यहाँ पे ये रो बन रही है, सेकंड रो, तो सेकंड रो के अंदर कुछ ऐसा व्यवस्था है, ये जो आप डिप्रेशन देख रहे हो ना, ये इन डिप्रेशंस के अंदर में ये इस तरीके से एटम्स आते हैं, ये ऐसे। बहुत सारी चीजें ऐसी क्लियर कर दूंगा ना आपके माइंड में एकदम कि बिल्कुल आपको क्लियरली चीजें समझ में आने लगेंगी, बिल्कुल ऐसा डाउट ही नहीं कभी भी होगा किस चीज को लेकर के। कोई ड्रॉपर बैच का बच्चा अगर क्लास ये वाला कर रहा हो तो वो तो जानता है सारी बात, सॉलिड स्टेट में पढ़ाई है सब। ठीक है, तो अब बात ये तो क्लियर है भाई कि जब यहां पे देखा जाए तो इस तरीके की ये जब लेयर होगी तो इसके अंदर न्यूक्लियस तो ये है हमारा, यहां कहीं न्यूक्लियस होगा, यहां कहीं न्यूक्लियस होगा, यहां कहीं न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस है सब। ठीक, ये न्यूक्लियस होगा। अब जब अल्फा पार्टिकल इधर से आएंगे, कहने का मतलब मान लेते हैं कि कोई अल्फा पार्टिकल इधर से आ रहा है, ठीक है, ये 3 लेयर ही है अभी, देखिए पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा अभी उसको गुजरना है। तो बहुत ध्यान से समझना बात कि मान लेते हैं कि वो जब यहां से जाएगा, एंट्री करेगा अल्फा पार्टिकल, तो इस तरीके से होता वो गुजरेगा। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको बात। ठीक, यहां क्या है, जैसे ये वाली लेयर जो है, एक लेयर जो है, ठीक, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, चौथी, इस तरीके से अगर देखोगे तो ये देखिए एक दूसरे का अल्टरनेट रिपीटिशन है। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ऐसा मिलने वाला है आपको, बिल्कुल सीधा सीधा बीच में रास्ते में एटम कोई पड़ा होगा ऐसा नहीं होने वाला, पक्का। ठीक है, तो अब ये हुआ कि भाई ये यहां तो बहुत दूर से निकला, यहां नजदीक से निकला, यहां नजदीक से निकलते ही कहीं ना कहीं उसको डिफ्लेक्शन लग गया होगा। बात समझिएगा, वो यहां से तो पार सीधा नहीं जाएगा, कहने का मतलब ये ऐसे नहीं जा पाएगा, वो डिफ्लेक्शन हुआ। अगर कोई यहां से एंट्री किया होगा, अगर कोई यहां से एंट्री किया होगा तो यहीं से डिफ्लेक्ट होकर के फिर देखिए फिर डिफ्लेक्शन उसको लगा होगा, फिर इस तरीके से निकला होगा। तो मतलब कुल मिला के मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो थे वो बिना मुड़े सीधे निकल गए थे। ठीक, मैक्सिमम। ठीक, जब कभी यहां पे इस तरीके का जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो मैक्सिमम एटम बिना मुड़े अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम निकल गए थे, मैक्सिमम जाके यहां टकरा है। ठीक, ठीक है, तो ये प्रूव करता है कि इसके अंदर जो यहां पर ठीक है एटम्स थे, ये उसका अधिकांश पार्ट जो है मतलब खोखला है, ये मान लिया गया। लेकिन बहुत कम अल्फा पार्टिकल मुड़ करके डेविएट होकर के यहां आए होंगे, जैसे यहां तक आए, उसके बाद में इधर कहीं मुड़ गए, इधर कहीं मुड़ गए, कोई एक आधा यहां मुड़ गए, कोई एक आधा ऐसे मुड़ गए, कुछ ऐसे मुड़े, कुछ ऐसे मुड़े। ये प्रूव करता है कि इसको कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन लगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से रिपल हुआ होगा, और जो जितना नजदीक गया अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जितना नजदीक गया उतना ही ज्यादा उसको रिपल्शन लगा।
ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी समझनी है, एक और डायग्राम से समझ लेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएंगी चीजें। ऐसे करके समझ लीजिएगा कि ये ठीक एक एटम सिंगल है और ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक बिना मुड़े सीधे निकलते चले आ रहे हैं, दूर से दूर दूर से जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नजदीक जाएंगे थोड़ी सी समस्या आने लगेगी। कहां से आएगी समस्या बताऊंगा मैं आपको, बस यहां आए नहीं कि समस्या आनी शुरू, यहां आए नहीं कि समस्या आनी शुरू, और नजदीक जाइएगा और आपको पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। ठीक है, और नजदीक जाइएगा तो और ऐसा कुछ, ज्यादा नजदीक जाइएगा बिना मुड़े, ठीक बिना मुड़े नहीं मतलब बिल्कुल सीधे ही वापस निकल जाइएगा। तो ये इस तरीके का डिफ्लेक्शन जो है पैटर्न ने शो कर दिया कि सेंट्रली लोकेटेड जो है ठीक डेंस न्यूक्लियस है, जहां से डिफ्लेक्शन बहुत ही कम होता है, 1 आउट ऑफ 20,000, ये नंबर याद रखना 1 आउट ऑफ 20,000। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से बात बहुत क्लियर हो गई। तो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, जिसमें कि प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है रदरफोर्ड ने की ही थी, और वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते ही उसने बता दिया। ठीक, बाकी जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो इन्होंने बोल लिया कि पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट होता है, लाइक दी प्लैनेट जैसे ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ये सारी चीज ये आपकी थी आज की 2 एटॉमिक मॉडल्स की। आई होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा लेक्चर, और अगर पसंद आया तो बेटा इसको जरा लाइक जरूर करना और शेयर जरूर मारना इसको, ठीक है, क्योंकि नीड है थोड़ी सी इस वक्त की जो है, दरकार है कि ये जाना चाहिए लोगों तक। ठीक, जब पहुंचेगा तभी तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बात होगी अब इसके बाद में बोर के एटॉमिक मॉडल पे काफी डिटेल में पढ़ाएंगे चीजें। कुछ एक आपको जो है ठीक एनिमेशंस भी दिखाने वाले हैं आने वाली क्लासेस में, तो थोड़ा सा जो है धैर्य रखिएगा, एनिमेशंस के साथ में कई चीजें दिखाएंगे आपको। कुछ जो है आपको ठीक है सिमुलेशंस दिखाएंगे, और मैं तो बोलूंगा आपकी अगर आप जो है सिमुलेशंस, आपको पता ही है बहुत सारी साइट्स आपको बताएंगे सिमुलेशन आप अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे दिखाऊंगा आपको, चिंता ना करो। ठीक है, उसमें आप बाकायदा जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हो रही है तो इसका बाकायदा आप देख पाओगे कैसे स्कैटरिंग हो रही है, ठीक बाकायदा, और अपने अकॉर्डिंगली आप जो है एटम को, न्यूक्लियस को जो है अपने अकॉर्डिंगली कंबाइन कर सकोगे, जैसा कंपाइल करना चाहो उतना, प्रोटॉन जितना देना चाहते हो, जितना न्यूट्रॉन देना चाहते हो, वो सब कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में एकदम आइस क्रैकर एक बता दें, एक आइस क्रैकर बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। देखिए रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार की बात आएगी। हम लोग जनरली ये बात कहते हैं कि न्यूट्रॉन केमिकल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी सिरे से बोलते हैं, ये आइस क्रैकर है आज का। डेली एक आइस क्रैकर आपको देंगे, बढ़िया सा देंगे, जो कि आपको एक नई जानकारी मिलेगी। बुक आपने अगर बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है तो हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन जो है बिल्कुल भी केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन है न्यूट्रॉन अफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज बट बाय वेरी स्मॉल एक्सटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक, बहुत कम अफेक्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को, अफेक्ट हो करते हैं। ठीक, और जो मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टी है, मेजॉरिटी ऑफ जो प्रॉपर्टीज है, इसको मेजॉरिटी में जो अफेक्टेड होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी, इट इज बाय द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कहां से, प्रोटॉन्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एटॉमिक नंबर पे ही प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, लेकिन मॉस नंबर पे नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉस नंबर में न्यूट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन अफेक्ट करता है बट बहुत लिटिल एक्सटेंट से। ठीक है, आई होप सो कि बहुत पसंद आई होगी क्लास आपको ये वाली। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ठीक है कमलाकांत, मजा आ गया। नोट्स की पीडीएफ, ठीक है, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, नोट्स की पीडीएफ, रुकिए एक मिनट, जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है पहली बात तो वो दे दें आपको। अब बहुत अच्छा किया कि आपने बोला ये बात, लेकिन ये तो पहले दे दें। नोट्स की पीडीएफ कल तक इंतजार करिए, सारी की सारी चीजें जो हम पढ़ाते हैं वो ऐप पे आने लगेगी। ठीक है, नोट्स की पीडीएफ ऐप पे मिलेगी आपको। ठीक है, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, एलिमेंट एड्यूटेक ऐप डाउनलोड कर लें, और यहाँ एक जो क्यूआर कोड होगा इसको आप स्कैन करिएगा, तो जितना भी पढ़ाया है वो सबका सब कुछ आपको ठीक तुरंत आ जाएगा आपके पास। ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगी, आप इसको स्कैन कर लें, कोई भी स्कैनर हो उससे स्कैन कर लीजिए। ठीक है बेटा, गुड डे गुड डे गुड डे, रमनीत, अर्जव, ठीक है, कमलाकांत, ठीक है बेटा, क्लियर है। इसको जरा स्कैन कर लीजिए, जो भी पढ़ाया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो सारी चीजें आ जाएंगी। और जो हमारा बैच चल रहा है प्लाज्मा बैच, उसकी आज केमिकल काइनेटिक्स की लेक्चर 2 चलने वाली है, जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सब बातें होने वाली हैं। यूनिट ऑफ रेट लॉ, कांस्टेंट के वगैरह पढ़ाने वाले हैं, वो क्लास मिस नहीं करिएगा आज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वाला। ठीक है बेटा, मिलते हैं ठीक 4:30 बजे। ओके, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर जरूर मार दीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को।
ठीक है, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं शाम को, गुड बाय। ठीक है बच्चा, चल चलो चलो चलो, ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है बेटा काजल, ऐसे ही पढ़ाते हैं। वेलकम वेलकम, वेलकम बच्चों, बस आप लोग को अपना टारगेट अचीव करना है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए मस्त होके एकदम, मैं तो बस यही चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, मजा आया ना पढ़ने में? बस यही चीज चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको शेयर मारो यार, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए चैनल, जब तक पहुंचेगा नहीं तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत कम समय में, अभी 6 मंथ मुश्किल से हुआ है, हमने कभी इसको एडवर्टीजमेंट नहीं किया, इसको कभी गूगल एडसेंस नहीं लगाया, कुछ ऐसा किया ही नहीं है, ठीक है। अगर शायद करें तो एक बार में मिलियंस ऑफ इंप्रेशन जाएंगे, तो शायद बहुत सारे बच्चे देखें, लेकिन यू आर द ओनली वन हु कैन एक्सप्लोर इट, तो आप लोग प्लीज इसको शेयर जरूर करिए, ठीक है बेटा। ओके प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर शाम को। ठीक है, हाँ हाँ कमलाकांत, मुझे पता है बेटा, आप लोग आप लोग करेंगे, जरूर करेंगे, मैं जानता हूँ, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब बच्चे चाहते हैं कि ये उनका अपना चैनल है और ये जो है आगे जाए। हम भी चाहते हैं कि इसमें कम से कम 10,000 लोग, 5,000 लोग, ठीक है, 2,500, 3,000 ऐसे लोग जो है, ठीक है, पढ़ें, तभी मजा आएगा असली, ठीक है। होगा होगा, ये जो डेली क्लास चलेगी, ये अभी इस समय दोपहर में ही चलने वाली है। क्या आप लोग के समर वेकेशन सबके हो गए हैं? क्या 11th की क्लास आप लोग दोपहर में कर सकते हैं जिस टाइम चली थी? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इस समय सभी जगहों पे ओवर हो गया है जो स्कूल की क्लासेस है ना। मैं तो ये इस समय दोपहर में इस समय करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल ये दोपहर वाला टाइम बच्चों के पास बहुत सारा जो है घर पे खाली है, तो वो पढ़े इस समय आराम से फ्री होके, क्या कहते हैं? वैसे तो यूं तो मैं पहले इवनिंग में चलाता था क्लास, शाम को ही चलती थी, ये वाली क्लास हमारी चलती थी, 11th की क्लास चलती थी 8 बजे, रात 8 बजे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इस समय की क्लास हो तो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट निकलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी इस समय जो मतलब कि कहने का मतलब कि जो ये हाँ हाँ दोपहर में वही, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 11 बजे से शुरू करने के मूड में, ठीक है। थोड़ी सी चीजें टेक्निकल कुछ होते हैं, हाँ कर सकते हो कमला खान, 11 बजे शुरू करते हैं, 11 बजे, 11 बजे विल बी द बेटर आइडिया, 11, रात वाला नहीं, सुबह वाला। ठीक है, ओके, चलो चलो चलो, चलो बेटा।